So yes, hello, good evening, students. How are you all? Today we will discuss about Negotiable Instrument Act 1881. So starting में we'll just discuss कि negotiable instruments होते क्या हैं, इसके types क्या हैं, इसके features, characteristics and classifications. So basically आज के lecture में हम बस समझेंगे कि ये act क्या है, ये क्या चीजें cover करता है, और अगर कोई negotiable instrument है तो उसके types क्या हैं, उसको बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस, उसको फुलफिल करने के लिए चाहिए हमें इंस्ट्रूमेंट को, एंड प्लस जो उसके पार्टीज होंगे उसमें, बिकॉज अगर हम कोई भी चीज एक्ट में बात कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाने की, तो वहाँ पे दो पार्टीज का होना बहुत नेसेसरी है. दो पार्टीज के ही कॉम्बिनेशन से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है परफॉर्म होगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पार्ट 1. So, as we know, today the world is industrializing day by day, and more industries are getting built, and बहुत ज़्यादा काम हो रहा है हमारे industry से, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है. So, ये जो एक्ट था, इसको लाने के पीछे रीजन ही यही था कि जो बिजनेसेस हमारे चल रहे हैं, जो भी कॉर्पोरेशन वर्ल्ड में है, जो ट्रेड है हमारी, उसमें के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए, एंड प्रोड्यूस एंड प्रोवाइडिंग और बेस्टोइंग or bestowing holiness upon the credit instruments. Means जो credit instruments हैं, transfer it in a free moment, free transferable रहेगा वहाँ पे from one person to another, और उस चीज को कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करके उस इंस्ट्रूमेंट से आप उसको कैश में भी विड्रॉ कर सकते हो. लाइक जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, it is transferable from one person to another and convertible into cash. This doesn't mean कि आपके पास कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया तो आप उसको कैश में विड्रॉ नहीं कर सकते. नो, इट इज ट्रू, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी मनी के इक्विवेलेंट है, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो जहाँ पे भी उसको विड्रॉ करने की प्रॉपर अथॉरिटी है इंस्टीट्यूशन. ओके, और अगर हमारे पास जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टूल्स है, अगर वो नहीं होती, दे वर एब्सेंट, सो जो ट्रेड एंड कॉमर्स रहेगा हमारे, उसके ऑपरेशंस है वो बहुत ही थोड़े मुश्किल हो जाते हैं. उससे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारे जो कम्युनिटी रेज हो रही है, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजिंग हो रही है हमारे वर्ल्ड में, उस पर थोड़ा एडवर्स इफेक्ट रहता है उसका. सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्ट. इस एक्ट में टोटल वी हैव 17 चैप्टर्स. टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 17, और ये कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? ये 147 सेक्शन हमारे पास है, वो 17 चैप्टर्स में डिवाइडेड है. ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, बट यार इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है. थोड़ा टेक्निकल टाइप में ये एक्ट रहेगा हमारा, सिंपल बेसिक नहीं है कि आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा. इट विल टेक 2-3 टाइम्स टू यू टू अंडरस्टैंड दिस. अब मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस होता क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ये इंस्ट्रूमेंट जो एक डॉक्यूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट. सबसे पहले तो हम इसको समझ लेंगे कि ये डॉक्यूमेंट के इक्विवेलेंट है. इज इक्वल टू अ डॉक्यूमेंट. इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक हमारा डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रांसफरेबल है, मींस उसको एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास वो ट्रांसफर किया जा सकता है. ये तो इसकी पहली कंडीशन होगी, इसको हमें मतलब समझ में आ गया. बट इसकी हमारे पास कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. इसके टाइप्स में गिवन है कि हाँ ये चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर सी डेफिनेशन हमारे पास गिवन नहीं है इस एक्ट में. अब अगर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो एक्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग है कि वो क्या चीजें होती है, वो होता है हमारे पास सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट. Promissory note. Then we have bill of exchange. After that, tax payable checks. हमारा जो promissory note है ये सेक्शन 4 में गिवन है, उसको भी हमारे डिटेल में पढ़ेंगे. टैक्स सेक्शन 6 के अंदर गिवन है हमारे पास. और ये जो हमारा एक्ट है
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 ये क्या चीज को गवर्न करता है? ये सभी उन जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, उनकी गवर्नेंस पे ध्यान देता है, उनकी ट्रांसफरेबिलिटी क्या है, उनके मैच्योरिटी टाइम क्या रहेगा, वो किस पार्टी को कैसे ट्रांसफर हो सकती है, उसकी पार्टीज कौन रहेगी, इसमें वो सारी चीजें हमारे पास गिवन है। एंड जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली क्या हमें बता रहे हैं। The word instrument states a document means जो इंस्ट्रूमेंट है इसका मतलब है एक डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। जैसे हमने ऊपर लिखा था लाइक इट इज इक्विवेलेंट टू डॉक्यूमेंट व्हिच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम पार्टी वन टू अनदर पार्टी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट हो गया है जो कि ट्रांसफर कर सकते हैं हम फ्रॉम ए पार्टी टू अनदर। और फिर डी टू सी मीन्स ये ट्रांसफरेबल है, इसको हम जितनी भी चाहे आगे पार्टीज में ट्रांसफर करते रह सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो और इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास वो नेगोशिएबल नहीं है, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा? नहीं, वो रहेंगे, बट उसके लिए उनका हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस गिवन है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट में वो एंटर हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट शुड बी, जो कंडीशंस है उसकी जो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट है the instrument should be freely transferable, please वो विदाउट एनी इफ एंड बट्स ट्रांसफर हो जाना चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर बाय ट्रेड ऑफ बाय कस्टम ऑफ ट्रेड। मींस जो ट्रेड की हमारे जो कस्टम्स होते हैं ट्रेडिंग के, उनके अकॉर्डिंग वो फ्री ट्रांसफरेबल होना चाहिए। वहाँ पे कोई उसको ट्रांसफर करते हुए कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट्स ना हो, ज्यादा कोई इफ एंड बट्स ना हो, कोई टेंशन की बात ना हो फॉर द पर्सन जो ए अगर बी को ट्रांसफर करे तो वो आसानी से उसको ट्रांसफर कर सके। और वो कैसे उसकी जो ट्रांसफर करने का मोड होगा वो बाय वन फर्स्ट टाइम डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। उसके बदले में कंसिडरेशन दे रहे हैं, कंसिडरेशन यहाँ पे जरूरी है, कंसिडरेशन दे रहा है। एंड gets it free from all defects without any defects and sue upon in its name means अगर उसके पास वो है तो उसके नेम से वो किसी दूसरे पर्सन को जिसने उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं किया he can sue upon him by his own name। एंड जो होल्डर है उस इंस्ट्रूमेंट का, उसके पास राइट टू ट्रांसफर होगा, right to transfer, that means he can transfer the instrument like a party has the right to transfer it to b। तो वो भी हमारे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कंडीशंस है उसके बीच में आ जाता है, क्योंकि जो होल्डर है उस इंस्ट्रूमेंट का उसके पास उसको ट्रांसफर करने का राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पास वो कंडीशन में अवेलेबल हो कि हाँ आप तभी ट्रांसफर कर सकते हो या आप अभी नहीं कर सकते, इस टाइम बात कर सकते हो। उसके पास उसकी प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए, प्रॉपर उसके पास राइट्स होने चाहिए उसको ट्रांसफर करने के। द नेगोशिएबिलिटी कंटिन्यूज टिल द, और जो उसकी नेगोशिएबिलिटी है वो कब तक कंटिन्यू रहेगी, वो कब तक मींस अवेलेबल रहेगी, तब तक वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो मैच्योर नहीं होता। ओके, बिफोर इट्स मैच्योरिटी। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? शेयर वारंट्स पेबल टू बियरर एंड डिबेंचर्स पेबल टू बियरर एंड डिविडेंड वारंट्स। अभी जो शेयर वारंट्स है, वारंट्स एंड डिविडेंड वारंट्स है, ये हमारे ज्यादातर यूज होते हैं शेयर मार्केट में, जहाँ पे जो कंपनी है शेयर वारंट को एक अपने एम्प्लॉय को कहती है, वो दे रही है कि हाँ आप हमारे अपने शेयर्स खरीद सकते हो। और डिविडेंड कब आते हैं? जब किसी कस्टमर को उन्होंने शेयर परचेज करा है, वहाँ पे उनको कुछ उससे फायदा हुआ है तो वो कंपनी अपनी तरफ से उनको डिविडेंड्स देती है, दैट इज डिविडेंड वारंट। नाउ वी हैव कंडीशंस ऑफ नेगोशिएबिलिटी मींस एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अगर हम उसका नेगोशिएबिलिटी कर रहे हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए जो फुलफिल होंगी, अगर वो नहीं होंगी तो इट डजंट फॉलो इन द कैटेगरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अभी हमने आगे पढ़ा, यहाँ पे भी कोई सेम बात है बट इन डिफरेंट मॉडिफाइड मैनर। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल मींस ए पार्टी उसको दूसरे को विदाउट एनी
डिफेक्ट्स विदाउट एनी थिंग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं. An instrument cannot be negotiable unless it is such and in such state that the true owner could transfer by simple means. वही चीज अभी हमने जो पहले पढ़ी कि उसके पास उसका प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए टू ट्रांसफर इट टू द अनदर पर्सन विदाउट एनी मीन्स. जो उस इंस्ट्रूमेंट का ओनर है उसके पास उसके फुल पोजीशन होना चाहिए, उसके पास फुल पावर ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो उसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है. बस faith is not affected by the defect in the title of the transfer. मीन्स उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट है और उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट है, उससे ट्रांसफर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Such a person can sue upon the instrument in his own name. अब जो नेगोशिएबिलिटी है वहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स रहे बेसिकली, टू एलिमेंट्स. फर्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी फ्रॉम phase of equities and transferability by delivery on endorsement. मीन्स नेगोशिएबिलिटी करने के लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए. सबसे पहले तो वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम इक्विटीज, एंड लास्टली उसकी जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो डिलीवरी से हो या फिर एंडोर्समेंट्स में से, इन दोनों में से किसी एक में से भी हो सकती है. अब जो उसके फीचर्स हैं कि होता क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए. सब फर्स्ट ऑफ ऑल should be a written document. It is always a written document. एंड ये पेबल होता है किसको, बियरर को. एंड वो किससे ट्रांसफर होता है, बाय डिलीवरी. जैसे हमने आगे पढ़ा कंडीशंस लास्ट स्लाइड में, कंडीशंस होनी चाहिए और कंडीशंस की तो ट्रांसफरेबल और फिर ट्रांसफरेबिलिटी हो या फिर डिलीवरी से हो या फिर एंडोर्समेंट या डिलीवरी से हो. ये पेबल होता है बियरर को एंड फिर डिलीवरी ट्रांसफर कैसे होना चाहिए, जस्ट बाय डिलीवरी. And it is payable to the orderer, then it is transferred by the deliverer and endorsement. अगर वो payable इसका order है, अगर bearer को payable है तो delivery से हो जाएगा, अगर order को payable है तो delivery से या फिर endorsements में से. ये दो options पे जो हमारे पास रहेंगे ट्रांसफरेबिलिटी के. अब जो पर्सन होल्ड करते हैं नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट को, सो बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट वो उस डॉक्यूमेंट के बेस पे दूसरे पर्सन को सू कर सकता है इफ एनी मिसहैप is out of content, out of agreement, they can sue for that on the basis of that document. There is no consideration mentioned in the instrument. It is presumed already that it has been drawn for a valuable. अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे वैसे तो कंसिडरेशन ऑलमोस्ट मेंशन होती है, अगर मेंशन नहीं है कंसिडरेशन का मीनिंग आता है, कंसिडरेशन मींस मनी. अगर कंसिडरेशन मेंशन नहीं है इंस्ट्रूमेंट में तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ड्रॉ कर लिया गया है या फिर उसके बदले वैल्यूएबल कंसिडरेशन उस पे आ चुकी है, हो चुकी है. और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इट जस्ट वर्क्स लाइक मनी, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि इसको हम कैश में भी कन्वर्ट करा सकते हैं. कन्वर्टेबल इनटू कैश, कन्वर्टेबल इनटू कैश, and it can be transferred from one person to another or the other. And डेप्ट के लिए इट्स कंसीडर्ड एज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मोड. अगर डेप्ट प्रोसेसेस के लिए सिंपलेस्ट मोड इसको कहा गया है. नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्या चीजें इसमें होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसकी, सबसे पहले प्रॉपर्टी, देन वी हैव टाइटल. सो लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टी. द पोजेसर ऑफ द, जो पोजेसर है किसका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि जिसके पास अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो ओनर है उस प्रॉपर्टी का जो उस वहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट में कंटेन है, जो वहाँ पे उसमें डाली हुई है. A negotiable instrument does not merely give possession of the instrument but right to property also. Means ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का ही पोजेशन नहीं दे रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी का भी दे रहा है.
The property in a negotiable instrument can be transferred. जो property है वहाँ पे instrument में mention उसको ट्रांसफर किया जा सकता है विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। जैसे हमने डिस्कस किया था उसके फीचर्स में कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको फ्री फ्रॉम इक्विटीज ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम इक्विटीज तभी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में फॉल करेगी। तो ऐसे यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो वो भी फ्री फ्रॉम विदाउट एनी फॉर्मेलिटी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर इन केस ऑफ ड्यूरेंट की बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो पास कैसे पास होगी बाय मेयर डिलीवरी टू द ट्रांसफरेंट। एंड इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट endorsement and delivery are required for the transfer of property। अगर bearer केस ऑफ bearer इंस्ट्रूमेंट है तो वहाँ पे डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी बाय मेयर डिलीवरी होगी ट्रांसफरेबिलिटी। और अगर इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो वहाँ पे कैसे होगी ट्रांसफरेबिलिटी, एंडोर्समेंट या डिलीवरी से, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी हैव टाइटल। The transferee of a negotiable instrument is known as holder in due course। मीन जो उसका ट्रांसफर है negotiable instrument का उसको कैसे क्या बोला गया, holder in due course। इसको आगे बहुत एक्सप्लेन में बात की गई है क्योंकि यहाँ पे इसमें हम दो चीजें समझेंगे कि होल्डर क्या होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। इसकी डिफरेंशिएशन भी गिवन है, डिफरेंट सेक्शंस में गिवन है। A bona fide transferable value is not affected by any defect of title on the part of the transferee or any act of the previous holders of the instrument। Third, we have rights. Like what rights does the negotiable instrument contains? The transfer of the negotiable instrument उसका transfer ही है negotiable instrument का, name का, can sue in his own name। वो sue कर सकता है अपने नाम से in case of dishonor। जहाँ पे dishonor हुआ वो negotiable instrument के केस में, तो वहाँ पे जो transfer है उसके पास right है to sue in his own name। A negotiable instrument can be transferred and any number of times। मीन्स यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिट गिवन नहीं है कि हाँ सिर्फ हम उसको इतनी बार ही कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफर इट टू एन टाइम्स, लाइक नो टाइम इज गिवन। जितने मर्जी बार ट्रांसफर करो, ए से बी करो, बी से सी को करो, सी से ए को करो, लाइक उस साइकिल रिपीट करो, आगे से आगे चलती है। उस चीज की यहाँ पे हमें कोई एक गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन कि हाँ आप कितनी ही बार करोगे और कब तक वो चीज कर सकते हैं। बट हमारे पास टाइम जरूर गिवन है, हमें ये तो नहीं है कि कितनी बार कर सकते हो, कितने बंदों को कर सकते हो, कितने सालों को कर सकते हो। बट हमें गिवन है कि बिफोर इट मैच्योरिटी, कि जब तक वो नहीं हाँ वो मैच्योर होगा उससे पहले आप कितने बच्चे बार उसको ट्रांसफर कर सकते हो। द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल नॉट गिव नोटिस ऑफ द ट्रांसफर। मींस जो होल्डर है किसका, इंस्ट्रूमेंट का, उसको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है ऑफ ट्रांसफर टू द पार्टी लायबल। किसको, जो पार्टी लायबल है उस इंस्ट्रूमेंट को पे करने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल ए है होल्डर और बी है हमारा जिसको पे करना है, ठीक है, बी है हमारा। तो ए को बी को ए इस इंस्ट्रूमेंट को इतने मर्जी बार आगे ट्रांसफर करता रहे, बट उसको वो बी को आंसरेबल नहीं है कि हाँ हम जी मैंने अभी इसको ट्रांसफर करा है, उससे बात करनी है, उससे बात करनी है। वो कम्प्लीटली ए का राइट है, वो जितनी मर्जी बार ट्रांसफर करे, जिस मर्जी को करे, एंड इज नॉट आंसरेबल एंड नॉट द बी इज क्वेश्चनेबल टू ए। After that we have presumptions। तो कुछ प्रिजम्पशंस भी लगे देते हैं। प्रिजम्पशंस हम क्या समझते हैं कि हाँ कुछ प्रिज्यूम करें कि ऐसा होगा। तो यहाँ पे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हम प्रिज्यूम करते हैं कि हाँ जी ऐसा ही होगा जब तक उसे कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो जाए। सर्टेन प्रिजम्पशंस, कुछ प्रिजम्पशंस ऐसी हैं तो जो कि सभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को अप्लाई होती हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल, a presumption that consideration has been paid under it means कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसकी कंसिडरेशन है वो पे कर दी जा चुकी है। It is not necessary to write in a promissory note the words for value received or similar expression because the payment of consideration is presumed। मीन्स कहीं पे हमें ये जरूरी नहीं है लिखना कि मुझे इतनी वैल्यू हमें रिसीव हुई है या उसका सिमिलर एक्सप्रेशन लाइक रिसीव और नॉट, वो लिखने की जरूरत नहीं। तो उसको यहाँ पे हमने प्रिज्यूम किया गया है कि उससे कंसिडरेशन दी जा चुकी है।
the words are actually included to create the additional evidence. तो यहाँ पे अब कहीं हम आगे जैसे हम एक आपको स्लाइड शो करेंगे जहाँ पे फाउंडेशन ऑफ द करेंगे वहाँ पे अमाउंट लिखा है वो क्यों लिखा था वो एडिशनल एविडेंस देने के लिए ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ जी मैं ये ए कह रहा है कि नहीं मैंने तो दी थी, बी कहता है कि नहीं मुझे नहीं मिली है, तो वो जस्ट एक एडिशनल एविडेंस ऑफ कंसिडरेशन को रख एडिशनल एविडेंस रखने के लिए वहाँ पे हम कंसिडरेशन के जो वर्ड्स हैं वो ऐड कर देते हैं. After that we have prompt payment. A negotiable instrument enables the holder to expect prompt payment. जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या एनेबल करते हैं होल्डर वो सोचता है कि उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट मिले बिकॉज दिस ऑनर मीन्स द रूलिंग ऑफ द क्रेडिट ऑफ ऑल पर्सन्स हु आर पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट. मीन्स कि अगर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको डिसऑनर हो गया उसके साथ तो वो एक्सपेक्ट करें कि उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट मिले उससे पहले ही, क्योंकि उसकी वजह से जो क्रेडिट है सभी पर्सन्स का वो रुइन हो चुका है, खराब हो चुका है. Now we have some classifications कि किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स टाइप कुछ क्लासिफाइड किया गया इंस्ट्रूमेंट्स को, वो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव bearer instrument. It means that any check or draft means कोई check or draft can be transferred to the holder. The holder को transfer किया जाता है by delivery without having to be endorsed. Without endorsement उसको transfer किया जा सकता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ नई एक्ट 1881. और ये क्या कहता है होल्डर को, ये होल्डर को भी डेफिनेशन दे रहा है कि जो होल्डर है प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का मींस एनी पर्सन entitled in his own name to the possession thereof and to receive or recover the amount they due their own from the parties thereon. मींस जहाँ पे होल्डर क्या होता है, होल्डर सबसे बेसिकली बात हम समझे तो होल्डर एक प्रॉमिसरी नोट में होगा या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में या फिर चेक में होगा जो कि एंटाइटल किया गया है उसको उसका पोजीशन लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, रिकवर करने के लिए वो अमाउंट जो कि पार्टी से वो रिसीव करेगा जो कि पेएबल है. नाउ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स. अब इसकी बात की गई है सेक्शन 11 में. ये क्या कहता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको रेगुलेट किया जा रहा है या फिर उसको ड्रॉ किया गया है. ड्रॉ बेसिकली मींस विड्रॉ किया गया है या फिर उसको मेड उसको बनाया गया है कहाँ पे, इंडिया में. ड्रॉ एंड मेड पेएबल इन इंडिया, उसको हम इनलैंड इनलैंड इंस्ट्रूमेंट समझेंगे. इसको याद रखने के लिए इनलैंड से समझ लो कि इनलैंड अपने ही लैंड का, अपने ही देश का, जहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट इंडिया में बनाया गया है या पेएबल इंडिया में किया गया है तो उसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हम बोलेंगे. Alternatively, they may be payable और ये इंडिया के आउटसाइड भी पेएबल है कि इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में भी वो पेएबल हो सकते हैं बट ओनली इफ दे आर ड्रॉन अपॉन द इंडियन प्रेसिडेंट. मींस वहाँ पे क्या कंडीशन है, इंडिया के बाहर तो वो पेएबल हो सकते हैं बट और उसको ड्रॉ कौन करेगा, ओनली इंडियन प्रेसिडेंट्स, ओनली इंडियन प्रेसिडेंट. ये इसकी कंडीशन होगी सेक्शन 11 की. नाउ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स. अब जैसे हमने इंडिया वाला तो समझ लिया, फॉरेन वाले क्या होता है कि कोई भी एनी सच इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 12 जो कि ना तो इंडिया में ड्रॉ किया गया है ना ही बनाया गया है तो ना ही वो इंडिया में पेएबल है, वो उसको क्या डीम किया जाएगा, शैल बी डीम टू बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. मींस ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना ही वो इंडिया में विड्रॉ हुआ है, ना ही वो बनाया है, ना ही मेड टू बी पेएबल इन इंडिया है, तो वो एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा अंडर सेक्शन 12. सो इन दोनों का डिफरेंस हमें पता लग गया. इंग्लैंड वाला इंडिया में पेएबल है और इंडिया में ये बनाया गया है बट वो इंडिया के बाहर पेएबल है ओनली एक कंडीशन पे जहाँ पे उसको विड्रॉ करने वाला कोई इंडियन रेजिडेंट हो. बट सेक्शन 12 में जो भी उसकी मेकिंग है उसको ड्रॉ है वो सब कुछ इंडिया के बाहर होगा तभी वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा. नाउ वी हैव डिमांड इंस्ट्रूमेंट. डिमांड इंस्ट्रूमेंट का जैसे हमें डिमांड से समझ में आ रहा है कि जब उसकी डिमांड की जाएगी तो वो या तो वो कंप्लीट हो जाएगा या तो वो पेएबल होगा, राइट. सो लेट्स सी ये क्या होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट. डिमांड इंस्ट्रूमेंट
अंडर सेक्शन 19 a promissory note or bill of exchange, BOE, bill of exchange, bill of exchange, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं है, मींस अभी जैसे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम गिवन होगा, स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर गिवन होगा जहाँ पे वो उस कंडीशन पे पेएबल होगा, जहाँ पे उसको एडिटर किया जाएगा पेएबल होगा। तो अगर वहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, हमारे पास रिटन फॉर्म में नहीं है, तो वहाँ पे ऑन डिमांड जब भी डिमांड करेगी पार्टी हमारी, तो वो हमें पेएबल करना होगा। After that, we have time instruments. Just a second. Yeah. Now we have time instruments. Time instruments means जैसे कोई टाइम से समझ आ रहा है, ऊपर हमें समझ में आ गई कि जहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है तो वो डिमांड पे होगा। तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, एंड कैसे कि जहाँ पे टाइम मेंशन होगा, कोई भी टाइम हो सकता है, वो फ्यूचर में टाइम होगा, वो फिर वहाँ पे पेबल होगा, वो वहाँ पे उसकी मैच्योरिटी फिक्स होगी और उससे पहले वो पेबल है या उस टाइम पे पेबल होगा। Now we have ambiguous instrument. Ambiguous का मतलब क्या होता है, अगर हम सेक्शन ना पढ़े, बस ambiguous इसका मतलब समझने की कोशिश करें। Ambiguous means confusing or confusion, unclear, डाउट है हमें जहाँ पे एम्बिगस के मतलब होते, तो उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जहाँ पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई एम्बिगिटी गिवन है, कोई कंफ्यूजन गिवन है, तो उसको एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सो ये दूसरा सेक्शन है, सेक्शन क्या कहता है, अंडर सेक्शन 17 an instrument may be considered either as a promissory note or bill of exchange. The holder may at his election treat it as either the instrument shall be henceforward treated accordingly. जहाँ पे उसको प्रॉपर्ली गिवन की वो या तो प्रॉमिसरी नोट है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो वहाँ पे जो होल्डर है वो अपनी मर्जी से में एट हिज इलेक्शन मींस अपनी चॉइस से इलेक्ट करके whether this or this, वो अपनी मर्जी से उसको ट्रीट कर सकता है इधर एज द प्रॉमिसरी नोट और इधर एज बिल ऑफ एक्सचेंज। और फिर वो जब सेलेक्ट कर लेगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर जो अपने एक्टिविटीज है उनको ट्रीट करेगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन, तो वो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट करेगा या फिर प्रॉमिसरी नोट की तरह ट्रीट करता है, राइट। आफ्टर दैट है इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट। अब इसको भी अगर हम इसका नाम, अगर हम सिर्फ अभी नाम पढ़ के ही थोड़े गेसेस लगाएं तो इससे थोड़ी तो माइंड की एक्टिविटी हो जाती है, प्लस आप अपने आप को भी समझेंगे कि हमें तो मुझे पता था, राइट। तो आगे हमें समझने में आसानी रहती है और हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, एम्बिगस में हमें जो कंडीशंस गिवन हो वो, राइट, उनमें कुछ कमी बाकी हो या फिर वो गिवन ही ना हो, या फिर जहाँ पे वो गिवन ही ना हो, तो उन कंडीशंस उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को हम इनकम्प्लीट या इनकोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं। सो लेट्स रीड हियर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन this given under section 20, this lacks certain essential requirements, certain essential requirements की कमी है यहाँ पे, lacks, right। requirements of typical negotiable instruments means यहाँ पे कुछ ऐसे certain essential जो कि बहुत जरूरी हो, important requirements की कमी है, जो कि एक टिपिकल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होने मैंडेटरी है, राइट, जो कि दूसरे टिपिकल में होने मैंडेटरी है, मैंडेटरी इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट। और वो कैसे हो सकते हैं, इन सच केसेस कंप्लीट इट up to the amount mentioned therein कि जितना भी अमाउंट है उससे उतने तक उसको कंप्लीट करे। और इससे क्या होगा,
This in turn results in the creation of a legal binding negotiable instrument payable by law. अभी तो मैंने कभी कंप्लीट करा है तो उसकी जो essential conditions थी वो fulfill नहीं हो रही थी जो कि typical negotiable instrument की होनी चाहिए. बट अब जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया अथॉरिटी दे दी किसको होल्डर को कि अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे क्या होगा क्या रिजल्ट आएगा हमारे सामने कि हाँ जी वो एक लीगली बाइंडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा जो कि पेबल बाय लॉ होगा राइट. सो अब हमने इतनी बातें की अब ये भी देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है उसके टाइप्स क्या है राइट. सो लेट्स सी हियर टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. Types of negotiable instrument. Okay. अब see first we read the negotiable instrument. इसकी मैंने picture attach करी है. See promissory note. Read. For value received, the undersigned promises the undersigned जिसने नीचे sign करा है वो promise करता है to pay the order of bank zone the sum of dash sum of कितने का 10,000 मीन्स यहाँ पे तुम्हें अमाउंट गिवन होती है राइट. वो अमाउंट क्यों गिवन होती है वो हमने आगे क्या पढ़ा था. इससे हमें क्या मिलता है एडिशनल एविडेंस टू गेट द additional evidence right. Additional evidence along with annual interest. अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट भी मेंशन है जो भी चीज है वो क्लियरली मेंशन है along with the annual interest of 8% on the unpaid balance. This note shall और देखो यहाँ पे हमें क्या लिखना है इशू डेट कि ये किस डेट को इशू हुआ है. प्रॉमिसरी नोट है तो हम यहाँ पे अमाउंट मेंशन वो चीज और एक अब तक जो भी उनका इंटरेस्ट रेट है वो अमाउंट का वो यहाँ पे गिवन है जून 30 एंड क्या चीज यहाँ पे मेकर की सिग्नेचर की इसको कौन बना रहा है. सो जो सेक्शन 4 है वो हमारा डिफाइन करता है प्रॉमिसरी नोट. कोई प्रॉमिसरी क्या कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं थ्रू दिस नोट कि आप मुझे इतना पैसा दो तो मैं आपको दे दूंगा या कुछ भी इस तरह का जो हमें कोर्ट के थ्रू ए पार्टी बी से प्रॉमिस करेगा बी ए से प्रॉमिस करेगा राइट. सो लेट्स रीड. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग होना चाहिए. अभी कई बार हमारे पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि प्रॉमिसरी नोट क्या है तो उसमें आपसे दो तीन लाइनें लिख के नहीं आ सकते राइट. वहाँ पे आपको अगर ऐसी बात है हमने सेक्शन अच्छे से पढ़ा है हमें ध्यान देना है कि हाँ जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी राइटिंग ठीक है. और ये कोई बैंक का नोट नहीं होना चाहिए ना ही ये कोई करेंसी नोट होना चाहिए राइट. इन दोनों में से नहीं होना चाहिए कोई भी. और इसमें क्या कंटेनिंग है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. अनकंडीशनल हाँ अगर ऐसा होगा तो मैं पेएबल बना लूँ. ये सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट भी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि अभी एन बी से ये 5,000 रुपए तो एट दिस डेट फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ जैन को बी ये जो 5,000 है ये ए को रिटर्न करेगा. ओके ये बस सिंपल है. ऐसे नहीं होगा कि हाँ जी ये कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट ऑफ जैन को यहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट हुआ जो कि मैनकाइंड के अकॉर्डिंग देखने इम्पॉसिबल है फिर पे होगा तो वो चीजें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं कि यहाँ पे वो चीजें नहीं. यहाँ पे अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए जो कि और अगर कोई ऐसी कंडीशन है भी तो वो मैनकाइंड के अकॉर्डिंग पॉसिबल इवेंट होना चाहिए. और इसको साइन कौन करेगा. साइन बाय द मेकर ठीक है. टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी only to the or to the order of or a certain person or to the bearer of the instrument right. मीन्स यहाँ पे promissory note का होता है इंस्ट्रूमेंट है ठीक है. ये राइटिंग में होना चाहिए और यहाँ पे अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए और साइन कौन करेगा इसको मेकर करेगा राइट. किसको पे करने के लिए तो सर्टेन सम ऑफ मनी
किसको पे कर रहा है, या तो ऑर्डर या ऑर्डर कर रहा है सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट। और इसके एसेंशियल्स है कि लाइक क्या क्या कंडीशंस है, कुछ इसमें जो फीचर्स होंगे वो क्या होंगे, एसेंशियल्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट वो देखते हैं। सबसे पहले राइटिंग में होना चाहिए और यहाँ पे प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, जैसे इसके नाम में क्लियरली प्रॉमिसरी नोट, यहाँ पे पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि हाँ हम पे करेंगे, तो इट हैज अ प्रॉमिस टू पे बैक, ओके। और ये अनकंडीशनल होना चाहिए और यहाँ पे ओनली मनी इन्वॉल्व होगी, ओके। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द मेकर, की जो मेकर है उसके सिग्नेचर होने बहुत कंडीशन है, विदाउट सिग्नेचर वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। Now, next we have bill of exchange under section 5. अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहते हैं कि ये भी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी राइटिंग है और यहाँ पे भी अनकंडीशनल ऑर्डर है, इसको भी जो मेकर है वो साइन करेगा और ये डायरेक्ट करे सर्टेन पर्सन को कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करना है ओनली टू यू और टू द ऑर्डर सर्टेन पर्सन टू बी, इसमें से कह रहे हैं कि सेम प्रॉमिसरी नोट वाली सेम तीन बातें सेम है यहाँ पे भी। एक तो राइटिंग में होगा और कुछ अनकंडीशनल होगा और इसको साइन कौन करेगा, मेकर। और वो यहाँ पर क्या डायरेक्ट कर रहे हैं सर्टेन पर्सन को, पर्सन को। A promise or order to pay is not conditional, और यहाँ पे जैसे अभी हमने आपके एसेंशियल्स में पढ़ा था, यहाँ पे जो प्रॉमिस है पे करने का या जो ऑर्डर है पे करने का वो अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, कंडीशनल, राइट। ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट के अप्रोच पे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस, जहाँ पे ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन हो कि राइट हाँ ऐसा होगा तो ऐसा हो जाए, ऐसे कुछ अननेसेसरी बातें या कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए, इस अकॉर्डिंग टू मैटर इट इज सर्टेन टू हैपन, although the time of its happening may be uncertain, तो उसकी टाइम जो उस इवेंट की अकरेंस के टाइम है वो अनसर्टेन हो सकती है, बट जो इवेंट हो वो सर्टेन होना चाहिए, राइट। ना टाइम may be uncertain but event has to be certain, okay. Next बिल ऑफ एक्सचेंज में आगे कुछ करते हैं इसके बारे में क्या है और फिर डिटेल में जो सम है पेएबल वो मे बी सर्टेन, इट कैन बी सर्टेन और नॉट सर्टेन, मे बी सर्टेन within the meaning of this section, सेक्शन के अकॉर्डिंग भी और सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग भी। सेक्शन 4 के क्या करते हैं वो हमें प्रॉमिसरी नोट बता रहा था, ओके, प्रॉमिसरी नोट बता रहा था, राइट। और ये ऑल दो इट इंक्लूड्स फ्यूचर इंटरेस्ट, तो फ्यूचर इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करता है और इज पेएबल एट एन इंडिकेटेड रेट, और वो किस कोई भी इंडिकेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रेट ऑफ एक्सचेंज पे पेएबल होगा और is according to the course of exchange, and although the instrument provides that on default of payment, अगर default of payment होते हैं या of an installment, the balance unpaid shall become due, जो भी unpaid है वो due रह जाएगा due to default of payment, okay? वो due रह जाएगा हमारा जो भी बैलेंस होगा, ओके, अनपेड बैलेंस होगा। The person to whom it is clear that the direction is given or that payment is to be made, means जिस person को clear है कि direction is given है या payment is to be made, may be a certain person, means कोई उस पर confusion तो निश्चित नहीं A करेगा या B करेगा, वो certain है कि C has to do that work, has to be C only within the meaning of this section and section 4, although his list is designated by the description only.
और सेकंड और कुछ देखते हैं इसके बारे में थोड़ा. The person to whom it is clear, जिस person को clear है कि हाँ direction given or that payment is to be made, maybe a certain person within the meaning of this section and section 4. Although अब जो इसके essentials है BOE के bill of exchange के वो क्या है? It has to be in writing, order to pay होना चाहिए वहाँ पे, और unconditional ये चीजें हर जगह ही मेंशन है, promissory note में भी और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी, दोनों जगह पे कंडीशन हमें देखने को मिलेगी कि अनकंडीशनल होना चाहिए, कहीं पे भी कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए. कंडीशन शुड नॉट apply, right? Without conditions. And ये सिर्फ किससे ओनली किससे भी होता है? मनी से. मनी एंड ओनली. यहाँ पे जो होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे 3 पार्ट है हमारे पास. सबसे पहले एक तो ड्रॉर. ड्रॉर कौन होता है? जो बिल बनाता है, पुलिस बिल. एंड जिसको बिल एड्रेस किया गया है वो कौन होगा? ड्रॉई. एंड थर्ड, इसको बिल बिल, राइट. एंड लास्टली सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है. अब कंडीशन तो हमें हर एक में पता लग गई है ना कि एसेंशियल्स क्या है. ये तो याद भी हो जाएंगे जल्दी से. राइटिंग, ऑर्डर टू पे, अनकंडीशनल, प्रॉमिस टू पे, मनी ओनली, सिग्नेचर. तो देखते हैं थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास. अब जो चेक है वो क्या है? वो इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह रेट किया गया, बट वो कहीं पे भी ऐसा है कि वो कहीं पे भी ड्रॉ किया जाएगा, कहीं पे विड्रॉ किया जाएगा, वो एक स्पेसिफाइड बैंकर का होगा और ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. और जब तक उसकी डिमांड नहीं की जाएगी तब तक वो पेएबल नहीं होगा. एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज. ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज इंक्लूड करता है इसकी ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रिक फॉर्म. ओके, मीन्स जो बेसिक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है, बट एक स्पेसिफाइड जगह पे है. जैसे हम देखते हैं ना कि HDFC बैंक का है, या फिर एक्सिस का बैंक जाके HDFC में तो नहीं विड्रॉ करा सकते ना, तो वो एक स्पेसिफाइड बैंक पे ही जाके विड्रॉ हुआ. ये एक चेक की कंडीशन होती है. अब देखो चेक पे आगे लिखा होता है, यहाँ पे अकाउंट नंबर गिवन है हमारे पास, रुपीज पे डेट गिवन है हमारे पास, न्यूमेरिक्स में लिखना है हमें, अल्फाबेटिक में लिखना है, अमाउंट गिवन है, राइट. और ये अकाउंट नंबर गिवन है यहाँ पे. तो कुछ डिटेल्स होते हैं, पर थोड़ा देख लेना चाहिए. कई बार एग्जाम लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो भी शॉर्ट होता है, तो वहाँ पे ये चीजें अगर हमें पता है तो हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं. अभी कुछ एक्सप्लेनेशन है इसकी, ये आप लोग अपने बेरेट में देख लीजिएगा एक बार तैयार होने के लिए, रिविजन के लिए. अब हम देखते हैं कि कुछ डिस्टिंक्शंस गिवन है हमारे पास. अब हमने आगे तो ये पढ़ लिया कि हम चेक को भी बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह देख रहे थे, बट स्पेसिफिक बैंकर का होना चाहिए. कुछ इसमें डिफरेंसेस भी तो होंगे, तभी तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में और चेक 6 में होना है, सेम ही सेक्शन में डाल देते, सेम सब कुछ हो जाता, कुछ होगा, राइट. सो लेट्स सी वो डिफरेंसेस क्या है हमारे पास. अब देखो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है BOE, वो यूजुअली कोई फॉर्म पे ड्रॉ हुआ है किसी पर्सन पे, ठीक है. और जो चेक है वो ड्रॉन होना बैंक, ओनली स्पेसिफाइड बैंक, राइट. तो इसको हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ लिया था. और इट इज एसेंशियल दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर इट्स पेमेंट कैन बी क्लेम्ड. ओके, अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अपनी पेमेंट होने से पहले, उसकी एक्सेप्टेंस, पेमेंट क्लेम होने से पहले उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है, बट चेक में ऐसी कोई एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, मींस यहाँ पे डिफरेंस की जो हम देखें क्या डिफरेंस का पॉइंट है, ये एक्सेप्टेंस है. एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज में बिफोर इट इज क्लेम एक्सेप्टेंस जरूरी है, मस्ट है. और चेक में ऐसा कुछ हमारे पास गिवन नहीं है, वहाँ पे एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है. A check can only be drawn payable on demand. जब
वो पेबल हो या पेबल हो ऑन डिमांड तभी वो ड्रॉ किया जाएगा. A bill may be also drawn payable on demand or on the expiry of certain period. Means अब चेक की तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं गिवन हमारे पास, राइट? ये सॉरी एक्सपायरी डेट्स होती है. हाँ जी. A check can only be drawn payable on demand, but only demand पे payable होगा. पर जो bill of exchange है वो हमारा डिमांड के साथ साथ जब तक उस बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सपायरी डेट नहीं आएगी, मैच्योरिटी नहीं आएगी, तब तक वो पेबल है. आफ्टर इट्स मैच्योरिटी it will be expired. A grace of 3 days is allowed. Extra time period is allowed in the case of time bills. By no grace, जहाँ पे time bills में grace given है for 3 days. बाकी अगर हम बात करें चेक्स की तो यहाँ पे इसको grace given नहीं है हमारे पास. और जो ड्रॉर होता है होगा बिल का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, डिस्चार्ज उसको फिर लाइब्रेरी से डिस्चार्ज किया जाएगा. इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अगर उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है but the drawer of a check is discharged. तो तभी डिस्चार्ज होगा only if he suffers any damage by delay in presenting the check for payment. Okay, मींस यहाँ पे पेमेंट का डिफरेंस है, पेमेंट प्रेजेंट का, प्रेजेंटेशन का. और अभी जो इसका नोटिस होगा डिसऑनर का, नोटिस ऑफ डिसऑनर फॉर बिल इज नेसेसरी. इसका नोटिस आना नेसेसरी है, बट नो सच नोटिस इज नेसेसरी इन केस ऑफ चेक. यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, नोटिस का, नोटिस. ओके, इन केस ऑफ डिसऑनर. ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज में आना वो नेसेसरी है, और चेक में ऐसे कोई चीज हमें गिवन या मैंडेटरी नहीं है. और जो चेक है उसको क्रॉस भी किया जा सकता है, मे बी क्रॉस बट नॉट नीडेड इन द केस ऑफ बिल. अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रॉपर्ली. अब देखो, अब हमने कभी चेक पे तो स्टार्ट लगी ना, वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, साइन कर देते हैं, राइट? अब फ्रंट में साइन कर देंगे, बैक में साइन कर, अब उसके बैक साइड पे साइन कर देंगे. पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उस पे स्टैम्प लगी होनी मैंडेटरी है, मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प. While a check does not require any stamp. A check drawn to bearer payable on demand shall be valid up to a bill payable on demand and never be drawn to bearer. Unlike checks, the payment of a bill cannot be countermanded by the drawer. Next we have pay order. हमने क्या क्या समझ लिया, हमने प्रॉमिसरी नोट समझ लिया, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज समझ लिया, एंड हमने चेक समझ लिया, एंड एट लास्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव पे ऑर्डर. तो देखो, जो पे ऑर्डर है कोई चेक नहीं है, इट्स नॉट ये चेक नहीं होता. इसको इशू करते हैं जैसे बैंक, एक एक्सिस बैंक, एक हेड ब्रांच है फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, कोई अपने अनदर ब्रांच को अंबाला में या पंचकूला में, उनको ही इशू कर रहे हैं. ठीक है, क्यों इशू कर रहे हैं? अंडर अरेंजमेंट टू अनदर बैंक विद डायरेक्शन. तो कुछ डायरेक्शन उनको बता रहे कि हाँ कुछ फॉलो करनी है, फुलफिल करनी है, टू क्रेडिट द अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ पार्टी ऑन होस्ट डिमांड दिस इशू. इसमें पार्टी डिमांड कर रही है कि आप मुझे पे ऑर्डर इशू करो ताकि वो इस बैंक से दूसरे बैंक में जाकर उसको विड्रॉ कर सके, ड्रॉ कर सके. ओके, therefore neither a pay order is equal to a check and not a dishonor. जो सेक्शन could be attractive or the banker is attracted. Okay, और जो पे ऑर्डर की बात है, ये सेक्शन हम आगे समझेंगे, इसमें भी आपको थोड़ी कंफ्यूजन आएगी. जो पे ऑर्डर है हैज बीन हेल्ड टू बी कवर्ड, और पे ऑर्डर कौन सेक्शन कवर हो रहा है हमारा, सेक्शन अंडर सेक्शन 6 में कवर हो रहा है. ओके, और जिसके लिए कंप्लेंट आगे जाएगी पे ऑर्डर के लिए, कुछ अगर वो नहीं फुलफिल होता है तो वो जाती है अंडर सेक्शन 138. अब ये तो हमारे हो गए एनआई एक्ट के अकॉर्डिंग जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. बट हमारे पास कुछ पहले से ही चले आ रहे जो हमारी कस्टम्स उनको रिकॉग्नाइज करी यूसेज में है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. कुछ ऐसे भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि वो क्या होते हैं, राइट? और फर्स्ट है हुंडीज. अभी जो हुंडी होता है, हुंडी इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटन इन ओरिएंटल लैंग्वेज, और ओरिएंटल लैंग्वेज में रिटन होगा क्योंकि देखो रिटन ही है. ओके,
थे, ये भी रिटर्न ही है, ध्यान से, कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हमेशा रिटर्न नहीं होगा, वो ओरली कभी नहीं होगा। ये हमारे कस्टम वाले हैं, तो हमारे जो कस्टम पे चले आ रहे हैं, से चले आ रहे हैं, वो भी रिटर्न ही है हमारे ओरिजिनल लैंग्वेज में। अब जो एनआई एक्ट बता रहे हैं वो तो कोई इंग्लिश में नहीं हो सकता, हिंदी में बोल सकते हैं, बट ये फिर भी वो रिटर्न ही होने चाहिए। रिटर्न होंगे है इंक्लूड्स इंडिजिनियस नेगोशिएबल, ये इंडिजीनियस, ठीक है, ट्रेडिशनल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वेदर दे बी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, ये नोट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, बिल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। एंड दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड हुंडी, उसका मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट, दिस मीन्स टू कलेक्ट। आफ्टर दैट शेयर वारंट, शेयर वारंट हमने आगे बात की थी, शेयर मार्केट में शेयर वारंट्स यूज होते हैं और डिविडेंड्स यूज होते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। शेयर वारंट एक सिक्योरिटी है दैट एंटाइटल्स, जो कि होल्डर को एंटाइटल करता है, क्या एंटाइटल करता है, टू बाय द अंडरलाइंग स्टॉक, जो स्टॉक है of the issuing company at a fixed price called exercise price until the expiry of until the expiry date, ठीक है। वहाँ पे जो कंपनी होल्डर के पास एक राइट आ जाता है, एंटाइटल आ जाता है कि हाँ, जो कंपनी के बचे अंडरलाइंग स्टॉक्स है वो उनको एक फिक्स प्राइस पे खरीद सकता है until शेयर होल्डर। नेक्स्ट डिविडेंड वारंट, डिविडेंड वारंट क्या शो करता है कि शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, डिविडेंड मींस उसको कुछ बेनिफिट मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा चीज मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। बैंकर्स ड्राफ्ट, a banker's draft is also known as a banker's check, is like asking the bank to write a check for you, मीन्स बैंकर ड्राफ्ट में इसको एक बैंकर चेक की तरह दिखाया गया, और ये किस तरह एक बैंक को हम कह रहे हैं कि आप हमें एक चेक लिख के दे दो, इतना पैसा पे कर लें। नेक्स्ट वी हैव सर्कुलर नोट्स, सर्कुलर से सब समझ रहे हैं कि उसको सर्कुलेट कर रहे हैं हम अपने ट्रेडिंग के लिए, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। सर्कुलर नोट इट इज अ डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट बाय अ बैंक टू इट्स फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस, मींस एक बैंक के पास रिक्वेस्ट आ रही है फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अ न्यू पर्सन, ओके। ये डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट है बैंक के लिए, बैंक की तरफ से टू अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, कि आप इतना स्पेसिफाइड सम है उस एक पर्सन को, नेम पर्सन को फुलफिल करें, पे करें। नाउ bearer debentures, the debentures which are payable, वो debentures जो कि payable है इसको bearer को, and whose name do not appear in the register of debentures holders are known as, जो debentures जो है वो payable है bearer के, but कईयों का अगर नाम appear नहीं हो रहा है रजिस्टर में, तो वो क्या होगा, bearer debentures। इनके जो coupons for interest are attached the document and interest is paid to the holder and it falls due, जो वो ड्यू हो जाएगा तो उसका इंटरेस्ट है वो होल्डर को, किसको, होल्डर को ड्यू हो जाएगा, राइट। इट इज ट्रांसफरेबल बाय मेल, किसी ट्रांसफर हो सकता है, हमने हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक कंडीशन है कि ट्रांसफरेबल हो सकता है, तो इसकी डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, बाय मेल डिलीवरी, ट्रांसफरेबिलिटी। अब रेलवे रिसिप्ट क्या होते हैं, इट इज लाइक बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है कि जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी बिल दे रही है कि हाँ हमारे यहाँ से कार को है, कोई सामान है वो लेके जा रहे हैं, तो ये उस तरह का बिल ऑफ लेडिंग होती है। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड्स, एक गुड्स की एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, रिसीव बाय रेलवे अथॉरिटीज, जहाँ पे रेलवे अथॉरिटीज को कोई गुड्स रिसीव हुए हैं और कैरेज टू अ स्पेसिफिक प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ पे उनको कुछ स्पेसिफिक गुड्स रिसीव हुए हैं और उनको उन गुड्स को स्पेसिफाइड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो वो हो जाएगी रेलवे रिसिप्ट। अब डिलीवरी ऑर्डर क्या होता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कंसाइनमेंट और एन ओनर of his agent or his agent of freight carrier which orders the release of transportation of cargo to another party। ये जहाँ ये एक डॉक्यूमेंट होगा फ्रॉम अ कंसाइनी, जो कंसाइनमेंट ओनर होगा उसकी तरफ से या फिर ओनर की तरफ से या फिर ओनर के एजेंट की तरफ से कि हाँ अब इस जो कार्गो है उसका ट्रांसपोर्टेशन दूसरे पार्टी को हैंड ओवर कर दिया जाए। आफ्टर दैट अब हम सेक्शन 7 देखते हैं। सेक्शन 7 में हमें ड्रॉअर के बारे में पता लगेगा, ड्रॉइंग के बारे में पता लगेगा, और फिर एक्सेप्टेंस के बारे में पता लगेगा, ये चीजें होती है।
अभी हमने सेक्शन 4, 5, 6 कवर कर लिया. नाउ वी हैव सेक्शन 7. अब जो बिल का मेकर है, बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसको या फिर चेक का मेकर है, उसको क्या कहा जाएगा? ड्रॉअर कहा जाएगा. और अगर प्रॉमिसरी नोट का मेकर है, प्रॉमिसरी नोट बना तो उसको मेकर कहा जाएगा. राइट, प्रॉमिसरी नोट में, प्रॉमिसरी नोट पीएम. द पर्सन देयर आर डायरेक्टेड टू पे, और जिस पर्सन को डायरेक्शन मिल गया किस चीज के लिए? पे करने के लिए, उसको क्या कहा जाएगा? ड्रॉइंग. आफ्टर द ड्रॉइंग ऑफ अ बिल, after the drawing of a bill has signed and sent upon the bill, तो drawing ने अपना एसेंट दे दिया किसको? upon the bill. If there are more parties thereof, then one upon one of such parts and delivered the same or given notice of such signing to the holder or to some person on his behalf, he is called the acceptor. Right? उसको acceptor कहा जाएगा कि इसने जो accept कर रहा है उसको acceptor कहा जाएगा. Any person जो he is not already liable, जो already liable नहीं है किसके लिए? बिल के लिए. With the holder's consent may accept the bill, बट वो फिर होल्डर के कंसेंट से उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है फॉर ऑनर ऑफ एनी पार्टी देयरटू by writing on the bill, rightfully tried when the bill has been noted or protested for non-acceptance or better security. Okay, this person or इस person accept तो ये होगा, बट जहाँ पे वो liable तो नहीं है, बट वो होल्डर कंसेंट से एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्सेप्ट फॉर ऑनर. He is liable to pay only after the proper presentment of the bill. वो कब liable होगा पे करने के? जब proper presentment हो जाएगी इसकी बिल को on maturity to the drawing for payment and he refuses to pay and the bill is noted for protested for non-payment. यहाँ पे 3-4 terms है: drawer, drawee, acceptor and acceptor for honor. And the person named in the instrument to whom the order the money is by the instrument that paid, जिसको paid the person named in the instrument to whom or to whose order the money is by the instrument directed to pay, जिसको direction मिली है to pay करने की. हमारे साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में. ओके, तो कोई भी पर्सन हमारा जो है वो कैपेबल है, कोई भी पर्सन हमारा कैपेबल है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और वो जो भी पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी बन सकता है, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी पार्टी अपने आप को एज अ पार्टी रिप्रेजेंट कर सकता है. He may bind himself and be bound by making, drawing, acceptance, endorsement, delivery, and negotiable promissory note and bill of exchange. ठीक है, कि कोई भी इंसान जो भी अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो अगर खुद को उसमें कैपेबल है पार्टी रखने के लिए, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी खुद की पार्टी रिप्रेजेंट कर सकता है. अब अगर आप देखें माइनर के लिए यहाँ पे क्या हमारे पास कंडीशंस गिवन है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. अब माइनर इज नॉट, जो माइनर है वो कॉम्पिटेंट नहीं है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. वो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कॉम्पिटेंट नहीं है, राइट? और ऐसे ही फिर यहाँ पे भी नहीं होगा. सो ही कैन नॉट बाइंड हिमसेल्फ बाय बिकमिंग अ पार्टी टू नेशनल इंस्ट्रूमेंट. बट अगर फॉर एग्जांपल वो गलती से पार्टी में है या कुछ भी कंडीशन में एक माइनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है, तो उस वजह से वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट बिकम वॉइड बाय मेयर रीजन ऑफ माइनर बीइंग अ पार्टी. ठीक है, कि अगर माइनर उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पार्टी है किसी भी रीजन से, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम वॉइड नहीं मानेंगे. इट रिमेन्स बाइंडिंग अपॉन ऑल अदर्स. वो अदर्स के लिए तो उतना बिल्कुल मिलेगा ना, तो सिर्फ उसकी मेन प्रेजेंस से इंस्ट्रूमेंट को वॉइड नहीं बना सकते. और ये सेक्शन क्या कहता है? माइनर में ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर एंड नेगोशिएट सच इंस्ट्रूमेंट्स. कि जो माइनर है वो ड्रॉ भी कर सकता है, इंडोर्स भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है और नेगोशिएट भी कर सकता है इंस्ट्रूमेंट्स को जो भी बाइंड है पार्टीज पे, एक्सेप्ट हिमसेल्फ. सिर्फ खुद को नहीं कर सकता, औरों के लिए कर सकता, राइट? नाउ वी हैव कॉर्पोरेशन.
कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी कंपनी मीन्स किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की whether he is able to bind himself in a contract or not, उसकी कैपेसिटी होगी the contractual capacity of a company, whether किसी कंपनी के कॉर्पोरेशन तो किस पे डिपेंड करते हैं अपॉन द प्रोविजंस ऑफ द मोमेंटम एमओए पे डिपेंड करती है एसोसिएशन एमओए और चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, कि मैंने किसी अब हमने पार्टीज की तो देखी माइनर में क्या होगा, हर एक पार्टी कॉम्पिटेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट जो कॉम्पिटेंट है उसमें पार्ट करने के लिए, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी है। अब अगर कॉर्पोरेशन है कोई कंपनी है तो उनकी क्या प्रोविजंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले उनकी जो कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, उनके एमओए पे और उनके चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे। If it is authorized expressly, impliedly authorized है by the charter of incorporation है तो उसको उसका चार्टर कह रहा है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो तो do so, it may become a party to a negotiable instrument, तो वो negotiable instrument में party बन जाएंगे। ओके, in any capacity, otherwise अगर उसमें ऐसे मेंशन नहीं है तो the contract will become ultra-vires। ओके, अब अगर ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है वो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग और इशूइंग तो चेक बना भी सकता है, इशू भी कर सकता है कौन, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। इट बीइंग अ जस्ट पर्सन, बीइंग अ जस्ट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएबल, फिर उसको कैसे ट्रीट करेंगे, जस्ट पर्सन ट्रीट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और जो एक्सप्रेशन यहाँ पे कंपनी यूज किया गया वर्ड कंपनी स्टार्टिंग में in section 141 it includes a body corporate, the body corporate include करता है and any person coming within the definition of body corporate, कोई भी person जो body corporate की definition में आ रहा है under section 141 would be a company for the purpose of this section, for this section of for the purpose of this section। A trust would be liable, a trust would be कोई भी trust जो public charitable trust के समय बात करी वैसे वो trust है तो किसके लिए liable होगा for a decision check under section 138 issued by अगर उसके तो कोई चेक इशू हुआ वो डिसऑनर हो गया तो उसके लिए वो लाइबल होगा। एंड एवरी ट्रस्टी हु वाज रिस्पांसिबल फॉर और इन चार्ज, या तो वो कोई भी ट्रस्टी जो भी रिस्पांसिबल है या फिर उसके लिए इंचार्ज है ऑफ द डे टू डे अफेयर्स, उसके जो डेली के जो अफेयर्स है, डे टू डे अफेयर्स ऑफ द ट्रस्ट विल बिकम लाइबल फॉर द हिज ओनर, राइट। This section, अभी section क्या कहते हैं, nothing here contained shall be deemed to empower a corporation to make endorse such instrument except in cases में हर एक इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो कोई भी कॉर्पोरेशन जो है वो फिर उनके लिए लंबा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट भी है एजेंसी। अब एजेंसी क्या होता है, जहाँ पे कोई एजेंट प्रेजेंट हो या कोई प्रिंसिपल प्रेजेंट हो, दोनों। every person capable of binding himself, capable है अपने को bind करने के लिए और of being bound, या वो खुद को बाउंड भी कर सकते हैं बाइंडिंग भी कर सकता है by the making or drawing acceptance or negotiation of instrument as ways to bind himself, वो या तो खुद को बाउंड करे और भी बाउंड बाय ड्यूली ऑथराइज है, तो वो खुद को बाउंड करने या फिर उसके एजेंट ने कहा है और उसके एजेंट ने कहा है उसको अथॉरिटी दिया है कि वो हाँ उसकी लीगल कैपेसिटी में उसको रिप्रेजेंट करे तो वहाँ पे एजेंसी फॉर्म हो जाएगी, राइट। और इसके प्रोविजंस हैं, makes it clear that an agent can bind his principal, जो एजेंट है प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है किसी भी एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट में आप बाय मेकिंग इट और बाय ड्राइंग इट और बाय एक्सेप्टेंस ऑफ इट, बट वो सिर्फ तब होगा जब आपने उसको ड्यूली मैनर में ऑथराइज किया गया होगा। कौन ऑथराइज करेगा उसको, प्रिंसिपल ऑथराइज करेगा इन अ ड्यूली ऑथराइज्ड मैनर, एंड फर्दर ही हैज टू शो दैट ही इज इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, कि वो वहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में होना चाहिए। Now we have legal representative. A legal representative of a deceased person. Deceased person क्या होता है,
who is not present, who is dead, right? Who signs his name to a promissory note, bill of exchange, or checks is liable personally thereon unless he express जब वो person liable होगा पूरी एक्सटेंट तक, जब अगर उसको अपना एक्सटेंट कम कराना है उसकी एबिलिटी से, तो उसको क्या शो करना पड़ेगा एक्सप्रेसली कि उसकी लिमिट जो है कितनी लाइफ, उसके अपनी जो एबिलिटी है उसकी लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि हाँ जी उसके पास तो इतने ही एसेट्स रिसीव हुए थे, तो वो सिर्फ इतने ही एसेट्स के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो हम उसमें कुछ चीजें प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये चीजें उसमें होंगी ही होंगी, अगर रिटर्न नहीं भी है तो भी हम उसको सोचेंगे कि हाँ ये होगा, अगर जब तक उसका कोई हमें जो उसका अपोजिट है वो प्रूव ना हो जाए, ठीक है। अब जो प्रिजम्पशन है उसको मीनिंग हम देख लेते हैं वो क्या है यहाँ पे। प्रिजम्पशन प्रिजम्पशन है इज अ रूल ऑफ लॉ that is used by courts, इसको हमारे courts यूज करते हैं और juries from where they obtain, और इसको यूज करके तो क्या obtain क्या होता है, क्या मिलता है, एक particular inference from a particular fact or evidence unless and until the truth of such inference is disapproved. Okay, the three classes of presumptions include presumptions of law, presumptions of fact, and mixed presumptions of fact and law। इस यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं, जो हमारे जूरीज हैं, कुछ ऐसी बातों को ऑलरेडी प्रिज्यूम करके चलते हैं कि हाँ जी ऐसा हुआ होगा, लाइक कोई भी एग्जांपल देके वो उसको प्रिज्यूम कर सकते हैं, यही चलते हैं ड्यूरिंग द केस जब तक उसका जो कॉन्ट्ररी है वो प्रूव ना हो जाए। अब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ इस तरह की प्रिजम्पशंस गिवन है, वो सेक्शन बात करेंगे इसकी 118 एंड 119 read out करते हैं। Section 118 and 119 of the negotiable instrument lay down certain presumptions, कुछ certain presumptions बताते हैं which are presumed by the court with regard to negotiable duty, presume करके चलते हैं with regard to negotiable instrument, ठीक है। In other words, these are presumed to exist, means इसको हम सोचते हैं कि हाँ ये already exist कर रही है, ये चीजें वहाँ पे present है उस negotiable instrument में, and the same not to be proved, उससे सेम बात को प्रूव करने के लिए हमें कोई उसकी कोई जरूरत नहीं है। Let's see, the presumption under section 118 is to be applied between parties, ये parties के बीच में applied होती है to the instrument और those claiming under it, तो उस instrument को claim कर रहे हैं उसके जो parties है, और it is also to be noted that under section 43 and 44 certain pleas such as absence of consideration etc permitted to be raised between immediate parties। immediate parties कौन होते हैं, जिनका close relationship हो, close relationship by a contract or agreement, when the thing contract or agreement मीन्स यहाँ पे हम अब एक केस तो है यहाँ पे देखते हैं इस सेक्शन से रिलेटेड। ये केस का नाम है वेंकट रामा रेड्डियर वर्सेस वली अक्कल। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर कंसीडरेशन एब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन है तो उसकी जो प्ले है वो किसके बीच में रेज की जाएगी, बिटवीन इमीडिएट पार्टीज बट नॉट अगेंस्ट अदर होल्डर्स, और अदर जो होल्डर्स हैं उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, जैसे इमीडिएट पार्टीज है वो ही इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। सेक्शन 43 को थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन, जहाँ पे कंसीडरेशन गिवन नहीं है तो उस केस में क्या रहेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड ड्रॉन एक्सेप्टेड एंडोर्स और ट्रांसफर विदाउट कंसीडरेशन, जहाँ पे उसको विदाउट कंसीडरेशन ट्रांसफर किया गया है या एंडोर्स किया गया, एक्सेप्ट किया गया, ड्रॉ किया गया है, और फॉर कंसीडरेशन विच फेल्स, या ऐसी कंसीडरेशन के बदले जो कि फेल होती है, it creates no obligation for payment and creates no obligation of payment between the parties to the transactions, right? But if any such party has transferred, but किसी पार्टी ने ट्रांसफर कर दिया है, किसी पार्टी ने any such party has transferred the instrument with or without endorsement to a holder for consideration, such holder and every subsequent holder, उस होल्डर के बाद और उसके बाद जो उसको ट्रांसफर करेगा उस होल्डर सब्सिक्वेंट होल्डर्स ने
deriving title from him may recover the amount due on such instrument from the transferor for consideration for consideration or any prior party thereto. Right? Now इसके कुछ sections exceptions given है. So yes, next in section 44 of Negotiable Instrument Act, we have partial absence or failure of money consideration. जहाँ पे तो कुछ partial absence हो means कुछ चीज absent हो, कुछ incomplete हो या फिर वहाँ पे failure हो किसका money consideration वहाँ पे available ना provided ना हो. When the consideration for which a person signed, this consideration पे एक person ने sign किया है. Building power, the sum which a holder standing in immediate relation. Immediate relation हमने पहले भी समझा था immediate relation क्या होता है और ये रिपीटिंग ये close relationship होता है between the parties. Close relationship between the parties of contract